नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेंट इन्फो में। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। केवीएस पीआरटी का जो हिंदी का सिलेबस है वो तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। उसी की कंप्लीट सिलेबस की वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज हम बात करेंगे वर्ण टॉपिक पे। अब आप लोग के मन में सवाल होगा कि जो वर्ण टॉपिक है ये तो सिलेबस में दिया हुआ ही नहीं है। तो देखिए, आपके सिलेबस में जो संयुक्त अक्षर की जो टॉपिक दिया हुआ है, संयुक्त अक्षर करके, वो वर्णों के अंतर्गत ही आता है। तो आपके लिए वर्ण वाला चैप्टर पढ़ना होगा। अगर आप वर्ण को ही नहीं समझेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आज की जो शुरुआत है वो हम वर्ण चैप्टर से करने जा रहे हैं। ये केवीएस पीआरटी हिंदी की पहली वीडियो है। आई होप आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? वैसे तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे वर्ण क्या होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सिस्टमेटिकली वे से हमें इसको जान लेना चाहिए। यार देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ध्वनि क्या है? वर्ण ही है, यानी कि वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि है। जैसे आपके इंग्लिश में फोनेटिक साउंड तो आप सभी ने पढ़े होंगे। जैसे इंग्लिश में फोनेटिक साउंड होते हैं, सेम ऐसी हिंदी में क्या होती हैं? वर्ण होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? वर्ण। या तो ऑप्शन में वर्ण गिवन होगा तो आप वर्ण लगाएंगे, अगर वर्ण नहीं दे रखा है तो आप ध्वनि लगाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वर्णमाला क्या है? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या? जैसे कि छोटे आ के बाद क्या आता है? बड़ा आ आता है, फिर छोटी ई आता है। इस तरीके से जो सीक्वेंस दे रखा है वर्णमाला का, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ये वाला आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट करिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठिए, उसमें लिखते जाइए। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। अगर मैं पूछूं कि गुरुमुखी लिपि किस भाषा की है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, जो गुरुमुखी लिपि होती है वो हमारी पंजाबी भाषा की होती है। ओके। देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। और भारत की अधिकतर लिपियां हैं, उनका विकास भी कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। ये 52 वर्ण कैसे बनते हैं, इसका आपको कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हिंदी वर्णमाला ये रही। आपके हिंदी वर्णमाला में क्या आता है? स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। कितने स्वर होते हैं हमारे? देखिए, मूलतः हमारे 11 स्वर होते हैं, लेकिन हम जब इसमें 2 अयोगवा जोड़ते हैं तो हमारे 13 स्वर बन जाते हैं। इसके बाद आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा स्वर ही होने वाला है। आगे देखिए, ये रहे हमारे स्वर। स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हो गए। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। लेकिन हिंदी में 2 हमारे अयोगवा स्वर भी होते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा कि अयोगवा क्या होता है? देखिए, हिंदी की जो वर्णमाला है उसके अनुसार ये जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं और जो विसर्ग लगाया जाता है, इसको आ के आधार लेकर ही दिखा जाता है। जैसे कि मैंने लिख रखा है, आ पे मैंने क्या किया? चंदा बिंदु लगा दिया, और आ के आके क्या किया? विसर्ग लगा दिया। तो ये वैसे तो स्वर ध्वनियाँ नहीं होती हैं, लेकिन हमने इसे संस्कृत भाषा के अनुसार स्वर ध्वनियों में ही रखा है, तो ये भी हमारे स्वर में ही काउंट होते हैं। ओके। और ये जो अंकी बिंदी वाला है इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, और जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसको हम बोलते हैं विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं? देखिए, अनुस्वार आपके वो होते हैं जैसे अंग, आ,
इस पे जो अंक की बिंदी लगी ये क्या है? अनुस्वार है। अनुस्वार की डेफिनेशन मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है हमारी नाक से निकलती है, और उसे प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा शिरोरेखा होती है उसके ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं, और इसी बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे हमारा बंदर हो गया, अगर हम बंदर लिखते हैं तो ब, इसके ऊपर अंक की बिंदी आ गई दा दा, तो ये क्या है? ये अनुस्वार है जो अंक की बिंदी लगी है। ऐसे ही हमारा हो गया कंधा, कंधा, तो ये अंक की बिंदी क्या है? अनुस्वार है हमारी। इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे वाले की, जिसे हम विसर्ग पढ़ते हैं, जिसका साउंड हा आता है। जो हमारा विसर्ग होता है ना, इसे हम अगर किसी शब्द में जब जोड़ते हैं तो इसकी जो ध्वनि उच्चारित होती है वो हा के समान होती है। जैसे कि अगर मैं प्रातः लिखती हूँ तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसमें मैंने विसर्ग लगा दिया, ये हो गया प्रातः। ऐसे ही मैंने लिखा अतः, अतः, तो यहाँ पे विसर्ग लग गया, तो विसर्ग की ध्वनि क्या होती है? हा होती है। और ये जो अनुस्वार होता है इसकी ध्वनि क्या होती है? अंग होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो हमारे कुल स्वर होते हैं उनकी संख्या 13 हो जाती है। 11 तो हमारे ये वाले स्वर हो गए और 2 हमारे अयोगवा स्वर हो गए। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। अभी हम इसे उच्चारण के आधार पे पढ़ रहे हैं, फिर हम इसे जीभ के प्रयोग के आधार पे भी पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? लघु स्वर होता है एक, दीर्घ स्वर होता है एक, प्लुप्त स्वर होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर भी कहते हैं। इसी का देखिए दूसरा नाम लघु स्वर भी होता है और मूल स्वर भी होता है। ओके, तो ह्रस्व स्वर के ही दोनों नाम है, लघु भी और मूल भी। ह्रस्व स्वर का होते हैं जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब जिनमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी व्याकरण में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 4 होती है। जैसे अ, ई, उ, री, देखिए इसमें सिर्फ एक एक मात्रा आ रही है। ये सारी क्या है? हमारे मूल स्वर हैं, जिन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं या फिर ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो हम मूल स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। और ऐसे कितने होते हैं? हमारे 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? गुरु स्वर भी होता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिए, इसमें सारे जो बड़ी वाली मात्राएं होती हैं या जो 2 स्वरों के मिलने से बनती हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे हमें पता है आ प्लस ई क्या होता है? आ प्लस ई हमारा ए होता है। तो देखिए इसमें ये भी दे रखा है, वरना आपके दिमाग में आएगा इसमें तो छोटा ए दे रखा है, छोटा ओ भी दे रखा है। लेकिन ये सारे क्या है? जुड़ने से बन रहे हैं 2 स्वरों के। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये सातों क्या हैं? हमारे दीर्घ स्वर हैं, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, या फिर हम इन्हें 2 मात्रा का भी कहते हैं। जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्लुप्त स्वर। देखिए, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग सदैव पुकारते समय किया जाता है। जैसे ओम, ओम में क्या है? 3 मात्राएं आ रही हैं, राम, सुनो, तो ये सब क्या है? इसमें 3 मात्राएं आ रही हैं। बेसिकली जो प्लुप्त स्वर होता है वो संस्कृत का स्वर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखिए, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये हमारी, देखो मैं ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये हमारी जीभ हो गई, ठीक है। इसमें ये हमारे आगे क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं, बीच में क्या होते हैं? मध्य स्वर होते हैं, और पीछे क्या होते हैं? पक्ष स्वर होते हैं। तो हमारे अग्र स्वर कौन से होते हैं? जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे आगे से हो रहा हो, ठीक है। अग्र मीन्स क्या होता है? आगे होता है। तो जीभ का जो जो आगे वाला सिरा है, वहाँ से जिन स्वरों की ध्वनि निकलती है वो हमारे अग्र स्वर में आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, ई बोल के देखिए, ई,
ए, री, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? हमारे अग्र स्वर से आ रहे हैं, यानी कि आगे से, जीभ के आगे से बोले जा रहे हैं, तो ये हमारे अग्र स्वर होंगे। मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लेना। अग्र स्वर में छोटा ई आता है, बड़ा ई आता है, छोटा ए आता है, बड़ा ए आता है और री आता है। तो ये 5 हमारे अग्र स्वर में आते हैं। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए और री। सेकंड अब हम पढ़ते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन से होते हैं? जो बीच से बोले जाते हैं, जीभ का जो बीच वाला सिरा है जो वहाँ से बोले जाते हैं, और वहाँ से सिर्फ एक ही स्वर बोलते हैं, वो होता है अ। तो मध्य स्वर में आपका आंसर क्या हो जाएगा? अ। सिर्फ एक स्वर है जो मध्य से बोला जाता है। फिर आता है पच्च स्वर। पच्च स्वर कौन से होते हैं? जो कि पीछे से बोले जाते हैं, जीभ के पीछे वाले सिरे से। उसमें आपका आता है बड़ा अ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर मैं साफ से लिख दूंगी। अब मैं जो लिख रही हूँ वो मेरे 25 स्वर हैं, सही है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये पांचों हमारे 25 स्वर में आते हैं। ओके, और 25 स्वर होते कौन से हैं? जिनको हम जीभ के पीछे वाले सिरे से बोलते हैं। मध्य स्वर में हमारा सिर्फ छोटा आ आता है, जिसे हम बीच से बोलते हैं, और अग्र स्वर में हमारा छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए और री से ऋषि वाला आता है। ये 5 हमारे अग्र स्वर में आते हैं, जिनको हम जीभ के आगे की सिरे से बोलते हैं, बीच से बोलते हैं हम अ को ओनली, वो मध्य स्वर में आता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे वर्गीकरण के। देखिए, स्वरों का उच्चारण स्थान। अब हम ये तो जान लें कि कौन सा स्वर हमारा कहाँ से बोला जाता है। देखिए, कंठ स्वर। कंठ मीन्स क्या होता है? गला। तो वो स्वर जो गले से निकल रहे हैं वो कौन से होंगे? छोटा आ, बड़ा आ। हम बोलते हैं अ, आ। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये जो साउंड आ रही है आपकी अ, आ की, कंठ से आ रही है, इसलिए हमने इन्हें कंठ स्वरों की कैटेगरी में रखा है। फिर आते हैं तालव्य स्वर। तालव्य स्वर कौन से होते हैं? जो तालू से बोले जाते हैं, जैसे कि तालू क्या, आपकी जीभ का जो आगे वाला सिरा है वहाँ से आने की। उसमें ई, छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों आपके कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य, ये जो आपकी जीभ है यहाँ से बोले जाते हैं। फिर आता है ओष्ठ। होठों से जो बोलते हैं, ऊ। जब हम ऊ बोलते हैं तो पूरे हमारे जो होंठ होते हैं वो गोल गोल घूम जाते हैं, तो वो हमारे ओष्ठ स्वर में आते हैं। ऊ, ऊ, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये दोनों हमारे ओष्ठ स्वर से बोले जाते हैं। फिर आता है हमारा मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर से सिर्फ ऋषि बोला जाता है, री वाला। ओके फ्रेंड्स। और फिर इसके अलावा जो हमारे कंठ तालव्य आते हैं, देखिए कंठ तालव्य में कौन से आते हैं? जो कंठ से और तालू के मिलने से बोले जाते हैं। यहाँ पे कंठ और तालू मिलता है, वो वाले स्वर, तो वो कौन से हो गए? ए और ए। ए और ए, ये दोनों हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। इसके अलावा जो कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से मिलने से जो स्वर बोले जाते हैं वो हमारे कंठोष्ठ होते हैं, जैसे कि ओ, आओ। इसमें कंठ भी, गले से भी साउंड आ रही है और आपके होठों का भी उपयोग हो रहा है, होंठ भी आपके इसमें गोल गोल घूमते हैं, तो वो हमारे कंठोष्ठ में आ जाते हैं। इस तरीके से हमारे ये स्वर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी इसके आगे का जो हमारा है वो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, कि माने कि होंठ, ओष्ठ को हम होंठ बोलते हैं हिंदी में, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। उसके अलावा मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी जो स्वर होते हैं वो कैसे हमने बांटे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। आज आप पहले इतना ही समझ लीजिए कि स्वर क्या होते हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दूसरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, और इनमें जो भेद हैं स्वर के, वो कल इसके आगे का आपके लिए इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाकी अभी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मैं जल्दी से रिवाइज कर देती हूँ। हाँ, देखिए,
वर्ण क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम ध्वनि कहते हैं, और इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के जो व्यवस्थित समूह होता है या क्रम होता है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि से। भारत की जो अधिकतर लिपियाँ हैं उनका विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा आज? हिंदी वर्णमाला को हमने 2 भाग में बांटा है, स्वर में और व्यंजनों में। हमारे स्वर कितने होते हैं? देखिए, अ इ उ री ए ओ औ। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में 2 अयोगवा होती है, अंग आहा। आहा की जो साउंड होती है वो हमारी हा होती है, और अंग जो होता है अ। हम शिरोरेखा के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगते हैं वो। कुल स्वरों की संख्या तो हमारी कितनी होती है? 13 होती है। उसमें 11 ये वाले आते हैं और 2 अयोगवा ऐड हो जाते हैं। उच्चारण के आधार पे हमने स्वर को 3 भाग में बांटा, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको हम लघु स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है बोलने में, वो कौन से होते हैं हमारे? अ ई उ री। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, या फिर हम कहें लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ये 7 होते हैं, अ ई उ ए ऐ ओ औ। इसके अलावा जो हमारे प्लुप्त स्वर होते हैं इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है बोलने में। ओम हो गया आपका, जैसे कि। इसके अलावा जीभ के आधार पे हमने स्वर को 3 भागों में बांटा है। अग्रस्वर, अग्रस्वर में कौन से आते हैं हमारे? ई ए और री आता है। मध्य से हमारा आ आता है, और पश्च स्वर में हमारा अ उ ओ औ आता है। स्वरों का जो उच्चारण स्थान था, कंठ से हमारा अ बोला जाता है, तालव्य से ई, ओष्ठ से उ, मूर्धन्य से री, कंठ तालव से ए और कंठोष्ठ से ओ औ। इतना आज हमने पढ़ा है। कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके आगे की वीडियो में कल पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आप आगे भी चाहते हैं कि मैं हिंदी की क्लास लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी जो KVS के प्रीवियस ईयर के पेपर हमने कराए थे उनको ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम आएंगे। एंड थैंक यू, बाय।